आपके केस में मेरे ख़्याल से आप बहुत कम उन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं, जो हमारे सामने एक ऐसी राजनीति की नुमाइंदगी करती हैं, जिसे हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया और जिसे मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, जिसे पुरुषों ने सपोर्ट किया, महिलाओं ने भी सपोर्ट किया। कई बाउंड्रीज़ हम अपने ज़हन में खड़ी कर लेते हैं, तो जब मैंने वो हिम्मत दिखाई वो बाउंड्रीज़ तोड़ने की, तो लोगों ने बहुत प्यार से मुझे अपनाया और मुझे उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं लगती है। क्या बाउंड्रीज़ तोड़ी आपने? जो आप पहनती हैं उसको कुछ लोग हिजाब कहते हैं, आप कहती हैं मैं सर पे आँचल लेती हूँ, जो आपके इलाके में ज़्यादातर महिलाएँ लेती हैं। नीतीश कुमार का जो ये बर्ताव था, जो बहुत ही मैं कहूँगी शर्मनाक एक तरह से रहा, आप भी इस बात को लेकर काफ़ी आपको तकलीफ़ रही कि महिला का जो उन्होंने नकाब या हिजाब खींच लिया। अगर कल को हमारे साथ कोई इस तरीके का बर्ताव करे, तो आप सोचिए हमें कैसा महसूस होगा। अगर कोई आपके कपड़े को छुए, कोई आपके दुपट्टे को छुए। क्या नकाब पे आपका कोई ओपिनियन है या लेकिन ढकने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? तो आप ये कबूल कर रही हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं? आपको जी, ये privilege बिल्कुल मिला। मैं प्रिविलेज्ड हूँ और मैं एक नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट हूँ। धुरंधर नहीं देखी आपने? नहीं देखी क्योंकि तो आप तो काफ़ी मसरूफ़ हो गई हैं पिछले 1 साल में। आपने अपनी सुध ली कि क्या हो रहा है? कुछ वक़्त अपने लिए निकाल पाती हैं? जी, दोस्तों वग़ैरह से मिल पाती हैं? क्या पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले, एमपी बनने से पहले जो दोस्त थे अभी भी हैं वो लोग? ऐसा मेरे ज़हन में तो है कि वो लोग हैं शायद। जब आप वर्क ड्रेस नहीं पहनती हैं तो क्या पहनती हैं? क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं, किसी में पार्टिसिपेट करती हैं, या अगर माना आपके ये 3 दिन 1 हफ्ता बन जाए तो फिर तो थोड़ा घूमना चाहेंगी आप, या मान लेते हैं कोई छुट्टी वेकेशन पे जाना चाहें आप, तो क्या पसंद है आपको घूमना, और क्या किसी स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेती हैं, लिखती पढ़ती हैं कुछ, क्या करती हैं? जी, तो ये तो तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो स्टूडेंट हैं, आप ऐसा लग रहा है वो बोल रही हैं। नहीं। कम दर्शकों को ये पता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गई जी, थी जी, जी। और आप शायद तो एक डॉक्टरेट भी करना चाहती थी जी, आप। पीएचडी। राहुल गांधी बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं आप? जी, मायावती जी। तो घर कब बसाएंगी इकरा? कोई ज़िंदगी में आपके कोई ख़ास है, क्या बहुत जल्द में कुछ करने का इरादा है? नमस्कार, इस ख़ास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस ख़ास पॉडकास्ट को आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एक ऐसी ख़ास शख़्सियत के साथ, जिसकी मैं कहूँगी पूरी शख़्सियत उस बात से मैच करती है जिस तरह की पत्रकारिता मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे करना चाहती हूँ, जिसकी टैगलाइन ही यही है कि पत्रकारिता ईमान और उम्मीद के नाम। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं, जिनको हम कह सकते हैं एक ऐसा सांसद, जिसके अंदर जितना ईमान है, उतनी ही उम्मीद भी है। और ऐसा मैं बहुत कम कह पाती हूँ, ख़ासकर आज की राजनीति के लिए, जो इतने ज़्यादा अंधेरे से भरी हुई है, नाउम्मीदी से भरी हुई है, सांप्रदायिकता से भरी हुई है, बहुसंख्यकवाद से भरी हुई है, और एक ऐसी राजनीति जो हमें ये भी यकीन नहीं दिलाती कि कल का जो सूरज होगा भारत में, क्या वो लोकतांत्रिक होगा या नहीं। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं, जो कि मैंने कहा ईमान और उम्मीद के नाम की राजनीति करती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इक़रा। इक़रा, जी, मैं आपसे दूसरा इंटरव्यू कर रही हूँ जी। आपका सांसद बनने के बाद। इस बात को 1 साल तकरीबन गुज़र चुका है। कैसा रहा ये साल आपके लिए? साल बहुत कुछ सिखा गया और बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा और कोशिश है कि ईमानदारी से इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। मुझे याद है इक़रा कि जब आपने जिस दिन शपथ ली थी उसी के आस-पास मैंने आपसे जी। बातचीत की थी और वो तक़रीर आपकी बड़ी वायरल हो रही थी। उसके बाद तो ये सिलसिला थमा ही नहीं है हुँ। कि आप जब भी कुछ बोलती हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं आप उतना अच्छा बोलती हैं या लोग इतना अच्छा सुनते हैं आपको। क्या लगता है आपको? जी, मेरी कोशिश रहती है कि ईमानदारी से मैं अपनी बात रखूँ, किसी भी मुद्दे पर हो, तो एक शायद काफ़ी लोग बहुत क्योंकि मैं नई हूँ और नया-नया अभी राजनीति सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढाँकना या उनको उस तरीके से पेश करना नहीं आता, जैसे बहुत से हमारे पुराने जो इस राजनीति में जो पुराने लोग हैं, वो कर पाते हैं। तो शायद वो एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत जिस तरीके से मैं चीज़ें समझती हूँ, उस तरीके से मैं रखती हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो भी उस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं, जो थोड़ी सरल हो, जो मुद्दों से जुड़ी हो, जो थोड़ी लॉजिक से जुड़ी हो।
तो मेरा कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। ऐसी मैं स्कूल में, कॉलेज में भी ऐसे थी और वो चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि मुझे कुछ बनावटी करना नहीं पड़ रहा है। और कहा ये जाता है कि आप जब बोलती हैं तो आप काफ़ी दिल से बोलती हैं, और जब आदमी दिल से बोलता है तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है, और इसीलिए बड़ी तादाद में लोग आपको सुनते हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और मुझे लगता है इस पूरे साल में बहुत कुछ राजनीति में गलत हुआ है, ख़राब हुआ है, लेकिन आप एक उम्मीद बंधाती हैं। और ख़ासकर मैं अभी अपने सहयोगियों से प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये कह रही थी कि एक पत्रकार के तौर पर मुझे इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है कि कभी कभी मन ख़राब होने लगता है। और मैं सोचती हूँ कि क्या पत्रकारिता में यही करने आई थी मैं? लेकिन जो न्यूज़ साइकिल है हमारा, अगर वो हावी हो उस पर से यही हिंदू मुस्लिम मुद्दे, तो फिर क्या किया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एलिफेंट इन द रूम जिसे कहते हैं, आप उसे दरकिनार कहें और कहें मैं तो कहीं कुछ और बात करूँगी। आपके केस में मेरे ख्याल से आप बहुत कम उन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं, जो हमारे सामने एक ऐसी राजनीति की नुमाइंदगी करती हैं, जो जिसे हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया और जिसे मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, जिसे पुरुषों ने सपोर्ट किया, महिलाओं ने भी सपोर्ट किया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आपके जीतने में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और महिला, पुरुष ये सब काम आए ही। जीतने के बाद से मुझे लगता है आपकी अपील तो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक है। लेकिन अपने जीतने की थोड़ी कहानी हमें बताइए। कुछ दर्शक हो सकता है इस बात को अभी भी उन्होंने ये चीज़ें आपके बारे में ना जानी हों कि जब आप सांसद बनी, तो खाली एक तरह के वोट से तो नहीं बनी। जी नहीं, बल्कि ये बात भी जब मैंने कही कि मेरे यहाँ सिर्फ़ 30% मुस्लिम हैं और बाकी जो 70% लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, और उसके बावजूद एक ऐसे पैट्रियार्कल कंज़र्वेटिव एरिया से एक मुस्लिम महिला का जीत के आना, मेरे लिए ये सोचती जब मैं हूँ बैठकर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस भी चीज़ पे कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है कि ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे लिए ये जीतने से भी बड़ी बात ये है कि सब लोगों ने मुझे वोट दिया, प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना माना, और जिन भी महिलाओं के पास मैं गई, वो चाहे मुस्लिम हों या हिंदू हों या जाट हों, गुज्जर हों, दलित हों, किसी भी समाज से हों, तो उन्होंने मुझे अपने जैसा समझा और अपने जैसा माना, तो वो बहुत एक अपने में बड़ी बात थी। ये वो इलाका है जहाँ पर दंगे हुए थे, 2013 के दंगों से जूझा हुआ इलाका, जहाँ पर उस खाई को पाटना एक बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता था। पर कई चीज़ें हम अपने ज़हन में बना लेते हैं, कई बाउंड्रीज़ हम अपने ज़हन में खड़ी कर लेते हैं। तो जब मैंने वो हिम्मत दिखाई वो बाउंड्रीज़ तोड़ने की, तो लोगों ने बहुत प्यार से मुझे अपनाया, और मुझे उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं लगती है। क्या बाउंड्रीज़ तोड़ी आपने? जैसे सभी लोग जब आंकड़े जोड़ते हैं, तो आप कुछ आंकड़े लेकर चलते हैं कि इस समाज से मैं इतने वोट ले सकती हूँ या ये समाज मुझे बिल्कुल नहीं देगा। तो कई चीज़ें हम बिल्कुल ही आउटराइटली, जैसे बीजेपी के लोग मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं। जाते भी नहीं हाँ। हैं। तो उसी तरीके से इधर की तरफ के लोगों की भी मानसिकता ऐसी होती है कि हुँ। यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, टाइम मत खराब करो। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं सब जगह जाऊँ, चाहे कोई दे वोट, चाहे वो टाइम खराब ही माना जाए। तो वो कोशिश हमने करी थी अपनी तरीके से, और उस टाइम भी सब कह रहे थे कि भई गड़बड़, तुम कुछ गलत वो तो नहीं कर रहे हो, तुमने कोई गलत स्ट्रैटेजी तो नहीं अपना ली है, पता चला कि इससे नुकसान ही हो जाए तुम्हें। तो लेकिन मेरे दिल ने वो गवाही दी कि नहीं, मुझे सबके पास जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगी तो मैं धारणा कैसे बना लूँ कि ये लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं। तो मैं सबके पास गई, और सबके मुद्दे सेम हैं। हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम सबके मुद्दे सेम हैं। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, पॉल्यूशन इतनी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कहीं अलग साँस ले रहा है और कोई हिंदू कहीं अलग साँस ले रहा है। हम सबके वही मुद्दे हैं, वही परेशानियाँ हैं। जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानी पे बात करते हैं, तो वो चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन जब हम उसे जिस तरीके से कुछ लोग राजनीति को एक धार्मिक उसमें बाँटना चाहते हैं, जब हम भी उन्हीं चीज़ों को लेकर चलने लग जाते हैं मजबूरन, या हमें समझ में नहीं आता कैसे उन मापदंडों को हम तोड़ें। तो कहीं न कहीं हम उसी पिच पे खेलने लग जाते हैं कि हाँ, हम भी वहाँ नहीं जाएँगे, हम भी वो बात नहीं करेंगे, शायद हमें लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक ये मेंटालिटी तोड़नी ज़रूरी है। हो सकता है कुछ आपके साथ ऐसे वाक़या हो जाएँ जो मन को अच्छे ना लगें, लेकिन उनसे उभर कर ही हम आगे की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्रेक कर पाएँगे, और मेरे साथ ऐसा हुआ है।
मुझे शुरू में जब मेरी कैंपेन चल रही थी, तो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर धीरे-धीरे जैसे मोमेंटम हुआ, तो जिन गाँव में हम एक-एक बार जा चुके थे, उन्हीं गाँव में हमारे दोबारा बड़े-बड़े ट्रैक्टर में बैठ-बैठ के प्रोग्राम्स हुए। तो वो एक्सेप्टेंस का एक खुद ही फिर पता चल जाता है। तो और आपने पॉल्यूशन पे तो तकरीर भी की आज। जी, वो हो नहीं पाई हुँ, क्योंकि आज स्थगित हो गया हमारा हुँ, सदन। हुँ। और स्थगित होने की भी वजह क्योंकि सरकार बचना चाहती है इस मामले पे चर्चा करने से, क्योंकि उनकी नाकामी इस पर उभर कर सामने आएगी। पहले दिन से हम लोग चाह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि पॉल्यूशन, हमारी एनवायरनमेंट पार्लियामेंट्री इश्यू बने। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि हमारे डिफेंस के स्तर पर, जब डिफेंस की हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सब लोग एक साथ खड़े नज़र आते हैं। उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी मुझे लगता है हमें वही गंभीरता दिखानी पड़ेगी, वही दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भई 10 महीने की सरकार से आप और क्या माँग सकते हैं? इतनी जवाबदेही हमसे क्यों माँगी जा रही है? देखिए, अब हर बात पे अगर आप 15 साल की आपकी केंद्र की सरकार है, लेकिन तब भी अब नहीं पूछ सकते? तब नहीं पूछ सकते, तो सारी गलती नेहरू जी की है। अब 10 महीने की है तो भी नहीं, तो कब पूछेंगे? जब ये लोग सरकार से बाहर हो जाएँगे तब इनसे जवाबदेही हुँ। माँगी जाए, कब माँगी जाए? तो ये देखिए, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा है। आज जो पॉल्यूशन का हाल है वो 1 साल में नहीं हुआ है, ना वो 1 महीने में हुआ है। ये एक लंबा पॉलिसी फेलियर रहा है हमारा, और उस पर बैठकर हमें सही तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन ऑल्सो डज़ नॉट नो एनी बॉर्डर्स। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, इक़रा, आपने भी देखा है कि जब पॉल्यूशन को लेके बैठकें हो रही होती हैं, तो उस बैठक वाले हॉल में कई एयर प्यूरीफायर्स लगे होते हैं। बिल्कुल। तो गरीब आदमी जिसके पास जो प्यूरीफायर लेकर ना तो मज़दूरी कर सकता है, ना ही रिक्शा चला सकता है, ना खोमचे पे बैठ सकता है, ना ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना ही मज़दूर मज़दूरी कर सकते हैं, किसान खेतों में प्यूरीफायर्स नहीं लगा सकते। तो उन लोगों के लिए तो देखिए पूरी तरीके से क्लास का डिवीज़न है ये पे बिल्कुल। एयर प्यूरीफायर का। और पहले पानी को लेके बात हो रही थी। बिल्कुल, मैं वही है कहना ना? चाह तो रही फिर थी। पानी में हमने अपना हिस्से का जो है वो व पानी की बोतलें वाटर और लगा प्यूरीफायर्स लिया। हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, वाटर प्यूरीफायर्स को। और अब कोई भी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास आदमी जो भी अफ़ोर्ड कर सकता है, वो सबके घरों में वाटर प्यूरीफायर्स हैं। उसी तर्ज पे अब हम एयर प्यूरीफायर्स को ला रहे हैं कि आज अपर मिडल क्लास लोग लगा रहे हैं। आगे धीरे-धीरे इसको नॉर्मलाइज़ सरकार करना चाह रही है, अपनी नाकामियों की वजह से। ये नॉर्मलाइज़ होता जाएगा और सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से भागेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें भी वेल्थ को हम एक फैक्टर बना रहे हैं कि जो अमीर है, वो साँस ले सकता है, वो पानी पी सकता है, जो गरीब है उसके लिए नहीं कर सकता। वो ये हालाँकि एक तरह से ये जो एयर पॉल्यूशन, एक तरह का ये इक्विलाइज़र भी इसको कहा जा रहा है, कि आप बाहर तो निकलेंगे ही, चाहे कम ही निकलें, और वो हवा ज़हरीली आपके फेफड़ों में पहुँचेगी, आपको तकलीफ़ देगी, कैंसरस भी हो सकता है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। मैं आना चाहती हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, और अभी आपने उस पे अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ एक सांसद के तौर पे भी, एक महिला के तौर पे भी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जिसने अपनी ज़िंदगी में एक वे ऑफ लाइफ चुना है। जो आप पहनती हैं उसको कुछ लोग हिजाब कहते हैं, आप कहती हैं मैं सर पे आँचल लेती हूँ, जो आपके इलाके में ज़्यादातर महिलाएँ रहती हैं लेती हैं। नीतीश कुमार का जो ये बर्ताव था, जो बहुत ही मैं कहूँगी शर्मनाक एक तरह से रहा, आप भी इस बात को लेकर काफ़ी आपको तकलीफ़ रही कि महिला का जो उन्होंने नकाब या हिजाब खींच लिया? जी, बिल्कुल, क्योंकि आप भी और हम भी महिलाएँ हैं जो प्रोफ़ेशनल किसी न किसी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। हम पब्लिक स्पेस में रहते हैं, मर्दों के बीच में रहते हैं। अगर कल को हमारे साथ कोई इस तरीके का बर्ताव करे, तो आप सोचिए हमें कैसा महसूस होगा। अगर कोई आपके कपड़े को छुए, कोई आपके दुपट्टे को छुए, तो ये किसी भी महिला के लिए ये एक बहुत डरने की भी बात है और बहुत अफ़सोस की बात है, शर्म की बात है कि ऐसा प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हर एक महिला का एक प्राइवेट स्पेस होता है, जिसको आप इन्वेड नहीं कर सकते। चाहे आप पिता समान हो, पिता हों, भाई हों, आप कोई भी व्यक्ति हो। आप एक महिला को सामाजिक रूप से एक गरिमा के तौर पर आप उनसे बर्ताव करते हैं। यू डू नॉट इन्वेड हर प्राइवेट स्पेस। और ये बात सबको पता है, सामाजिक रूप से, मोरालिटी के रूप से सबको ये बात पता है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। और उसके बावजूद ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है और इसकी माफ़ी माँगी जानी चाहिए।
लेकिन माफ़ी मांगना तो दूर है, भाजपा के ही दूसरे मंत्री और भी आपत्तिजनक शब्द वो कह रहे हैं उस महिला के लिए। मुझे उनकी व्यथा सोच के बहुत अफ़सोस होता है कि वो नौकरी लेने से भी उन्होंने मना कर दिया है और सबसे शायद ज़्यादा शर्मनाक तो यही बात है। जी, और क्या उन्हें कोई मनाने की कोशिश करेगा, किसी कुछ ने होगा? नहीं किया, बल्कि हमारे भाजपा के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो जहन्नुम में जाए अगर नौकरी नहीं करना चाहती हैं। तो देखिए वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो महिला मुस्लिम थी और वो हिजाब में थी। लेकिन ये सिर्फ़ एक मज़हब का मामला नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि कोई भी महिला अपने कपड़े को किसी भी हिसाब से पहन सकती हैं। कोई उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो कैसे पहने, क्या पहने और लेकिन नीतीश कुमार बुज़ुर्ग हैं, एक फ़ादर फ़िगर होने के नाते उन्होंने ऐसा किया। उनका मकसद लड़की को ह्यूमिलिएट करना नहीं था। इन किसी आर्गुमेंट से आप सहमत हैं? जी नहीं, देखिए वो बुज़ुर्ग हैं ज़रूर, बिल्कुल, हम सबको उस उम्र से गुज़रना है। हम सबको उन चीज़ों को झेलना है जो शायद वो आज झेल रहे हैं और मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता होती है और लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पिता समान हैं, पिता नहीं हैं हुँ। और और क्या पिता भी ऐसे और हिजाब खींच पिता भी सकता नहीं था? खींच सकते। मैं वही कहना चाह रही थी, भाई हो, पिता हो, कोई पिता समान हो, गुरु हो, टीचर हो, कोई आपके सीनियर हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ इस तरीके से किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे या निजी रूप से भी इस तरीके से बर्ताव कर सके। दीज़ आर ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो पुराने जो हमारी वो थी लॉ की धारा तो 354 में ये आ सकता था, लेकिन आउटरेजिंग अ वुमन्स आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी? वुमन्स मॉडेस्टी, लेकिन आई वुडंट गो दैट फार हुँ। बिकॉज़ वी आल्सो रिस्पेक्ट नीतीश जी, बट आई वुड स्टिल से दैट जिस पद पे वो हैं उसकी भी एक गरिमा और ज़िम्मेदारी है। तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगनी चाहिए उस महिला से एंड उनकी गरिमा को रीइंस्टेट करने के लिए, उनके सम्मान को रीइंस्टेट करने के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए। और ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे? जी, देखिए ये 2 अहम चीज़ें हैं। इफ़ ही वाज़ अगर वो स्वस्थ हैं, तो वो माफ़ी माँगे और अगर वो स्वस्थ नहीं हैं मानसिक रूप से, तो ये और बड़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए। इस्तीफ़ा दें? इस्तीफ़ा भी देना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके से और अ करोड़ों लोगों के मुख्यमंत्री हैं वो, अगर और उनकी ऐसे ये मानसिक पहला सेहत इतनी भी नहीं जी, है। पहली हरकत नहीं है, उससे पहले की भी एक वीडियो है जिसमें एक महिला जिन्होंने साड़ी पहनी है, आँचल से अपना सर ढका हुआ था, उनको वो पकड़ के मैनूवर कर रहे थे, गाइड कर हुँ। रहे थे कि इधर देखिए, उधर देखिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि कौन इन मर्दों को ये अधिकार देता है कि वो एक महिला को पकड़ कर, जो बात कहकर भी बताई जा सकती है, उन्हें छूकर, उनके कपड़ों को छूकर, तो मेरे लिए ये पर्सनली बहुत मुझे हुँ। अफ़ेक्ट किया क्योंकि मेरा भी पब्लिक में रहने का काम है। कल को आपके हमारे साथ कोई इस तरह करे, तो ये चीज़ें कि हम घर बर्दाश्त से के बाहर काबिल नहीं कि है। मतलब घर से बाहर आ गए हैं तो एक तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए हैं। घर बिल्कुल। तक थे तो इज़्ज़त के लायक थे। हुँ, अब घर से बाहर निकले, वो चारदीवारी लाँघ दी तो हमारी अब कोई इज़्ज़त नहीं जी। है। और ये अ, वही सरकार है जो चुनाव के नज़दीक महिला सम्मान की बहुत बातें करती है। लेकिन आप जो महिलाओं का सम्मान है, वो सिर्फ़ चुनाव से पहले नहीं हो सकता, वो पूरे तरीके से हमें दिखाना है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप के इस तरीके के अगर वाक्यों को नॉर्मलाइज़ करेंगे, उन पर आप निंदा भी नहीं करेंगे, तो और ज़रूरी नहीं है कि ये नीतीश कुमार के साथ रुक जाए। अगर जैसे आप जो शब्द नॉर्मलाइज़ करने इस्तेमाल कर रही हैं, बिल्कुल। अगर ये नॉर्मलाइज़ हो गया तो कल को कोई भी छिछोरा, कोई भी गली में जाके ये सोचेगा कि एक हिजाब नकाब में लड़की जा रही है, उसको खींचा जा सकता है जी, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और सोचिए अभी लुलु मॉल का ये ज़िक्र हो रहा है, आई थिंक ये हैदराबाद की बात है शायद, जहाँ एक एक्ट्रेस वहाँ गई थी, उन लोगों ने उनको मॉब कर लिया। जी। तो वही है कि घर से बाहर निकल रही है अगर औरत, घर के अंदर इज़्ज़त हम उसकी करेंगे और घर के बाहर निकल रही है तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन ये डिबेट बहुत आसानी से शिफ्ट हो गई है। अब डिबेट ये हो रही है कि नकाब पहना ही क्यों जाए? आप अपना चेहरा क्यों ढक रही हैं? जावेद अख्तर का एक पुराना बयान निकाला जा रहा है। उस बयान को लेकर बहस ये हो रही है कि जावेद अख्तर ने ये कहा कि आपका चेहरा क्या इतना भद्दा, घिनौना और क्या इतना बदसूरत है कि आप उसे क्यों छिपाती हैं? आपको लगता है कि क्या डिबेट उस तरफ जानी चाहिए कि यानी अगर आपको नकाब पसंद नहीं है तो क्या आप किसी का नकाब खींच लेंगे? लेकिन क्या नकाब पे आपका कोई ओपिनियन है? जी, मेरा ओपिनियन है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस।
आप पहनना चाहते हैं तो आप पहनिए, आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप मत पहनिए। चेहरा लेकिन ढकने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? उस पे भी मेरा ये अपनी मर्ज़ी पे निर्भर करता है। अगर आज मैं नहीं अपना नकाब से चेहरा ढक रही हूँ, कल को ढकने लगूँ, तो मेरी मर्ज़ी है वो। उस पे कोई मुझे आपत्ति नहीं कर सकता कि आप पहले तो नहीं करती थी, अब कर रही हैं, या अब कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। तो ये बेकार की बातें हैं। ये देश संविधान से चलता है और सारे अधिकार हम लोगों को संविधान से मिले हुए हैं। कौन से कानून में लिखा है कि महिला नहीं ढक सकती अपना चेहरा, या महिला को ढकना ज़रूरी है बेहद? दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो दोनों हमारी चॉइस पर निर्भर करती है, और कोई मंत्री और कोई अधिकारी हमें ये नहीं बताएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लेकिन घूंघट मुद्दा और हाँ, महिलाओं की चॉइस पे लाने से हाँ। पहले आदमी के आचरण पे भी तो सवाल होना उठना चाहिए। चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे जी, बहुत पसंद आई ये बात कि महिला यानी जो इंसान ये हरकत कर रहा है, उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं और पूरी चर्चा ये हो रही है कि महिला को क्या करना जी। चाहिए। हालाँकि ये पूरी डिबेट और चली गई है। गिरिराज सिंह जी हैं शायद, जिन्होंने कहा है कि वो उन्होंने ढका ही क्यों अपना चेहरा। हुँ। तो मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन से वीडियो रिकॉर्डिंग माँगी गई थी महिलाओं की, तो उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया था कि वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, हम माँ-बहनों की वीडियो नहीं दे सकते हैं ऐसे। तो वो उन्हें बताएँ थोड़ा कि क्यों नहीं दे सकते, जब उनका यही आर्ग्यूमेंट, जहाँ ऐसा तो नहीं होगा आप एक ही आर्ग्यूमेंट के दोनों पहलू जहाँ आपके काम आ हुँ। रहे हैं उन्हें इस्तेमाल कर लें। तो ये बेकार की बातें करते हैं। सीरियसनेस बात की ये है कि महिला मुस्लिमों, हिंदुओं, सर ढकती हो, ना ढकती हो, उसके साथ आप एक पब्लिक स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, बात उस पे होनी चाहिए, चर्चा उस पे होनी चाहिए, और ये बहुत ही एक शर्मनाक इंसिडेंट है, और इसकी जितनी भी हम निंदा करें कम वो है। कम है। मैं आपकी बात दोहराना चाहती हूँ। आपने कहा कि बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि महिला क्या कर रही है, बात इस पे होनी चाहिए कि पुरुष का आचरण क्या है। ये जी। पूरा डिस्कोर्स पलट के आना चाहिए। बहुत बेहतरीन आपने बात की है और शायद इसीलिए तो आप एक लीडर हैं क्योंकि आप लीडरशिप कर रही हैं। यहाँ भी इस पूरी बहस में आपने शायद इस बहस को एक नया मैं कहूँगी एक नया डायरेक्शन दिया है। एक इसी को लीडरशिप कहा जाता है कि आचरण मर्द का क्या है, पुरुष का क्यों है, इस पे बहस होनी चाहिए। मैं इस बहस में आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसमें कुछ घंटे और गुज़र सकते हैं। घूंघट बनाम नकाब की बहस हो सकती है, चेहरा ढकना किस हद तक संस्कारी है, किस हद तक पेट्रियार्की है, किस हद तक जो है वो महिलाओं के लिए रूढ़िवादिता है, बहुत बड़ी ये डिबेट है और किसी और दिन करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि एसआईआर पर ये पूरी बहस चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ ने अभी 48 घंटे पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 4 करोड़ वोटर्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं इस लिस्ट से उत्तर प्रदेश में और 12 करोड़ आए हैं, 16 करोड़ होने चाहिए थे और ये 4 करोड़ लोग हमारे इनमें से 85 से 90% हमारे वोटर हैं। क्या आपको लगता है क्या स्ट्रैटेजी है? ये सच्चाई है जो उनके मुँह से निकल गई है या आपको क्या लग रहा है कि क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखिए, ये तो बेहतर वो ही जाने, लेकिन इतने बड़े नंबर्स जो हैं, जो डिलीट हुए हैं, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है कि पहला फ़ेज़ मैं मानती हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि जो एसआईआर का डिबेट हुआ, उसमें विपक्ष उतना मुखर रूप से सामने नहीं आ पाए पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट फ़ेज़ है एसआईआर का, वो वेरिफ़िकेशन का था। तो उसमें जितने परसेंटेज भी हम अपने इलाकों में करवा पाए, वो एक फैक्टर है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, वो सेकंड है, क्योंकि जितने लोग बचे हैं, जैसे ये 4 करोड़ लोग बचे हैं, उनमें से कितने अब वापस आ पाएँगे इलेक्टोरल रोल में, वो मैटर करेगा। तो हुँ। इसीलिए जो सेकंड फ़ेज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फ़ेज़ के मुकाबले में। तो अब सभी को मेहनत करने की अपने-अपने इलाकों में ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति रह ना जाए, जो जिसका वाजिब रूप से वहाँ पर वोट होना चाहिए, तो वो रह ना जाए। तो इसके लिए हम सभी लोग मेहनत करेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी ने वो उन्हें ये विश्वास कैसे है कि ये 4 करोड़ उनके वोटर्स थे? जी, शायद उनको कुछ पहले से डेटा मिलता रहता होगा, हमेशा से रहता भी है इन लोगों के पास, आगे भी रहा होगा, तो उस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो नौकरी-पेशा लोग हैं और जो बाहर चले गए हैं अपने इलाकों से, अर्बन तो मिडल क्लास। अर्बन मिडल क्लास को वो अपना वोटर मान रहे हुँ, हैं। जो है भी पारंपरिक रूप से, तो फिर तो जी। इसमें ऑपोज़िशन का सारा आर्ग्यूमेंट ध्वस्त हो जाता है, जिसमें ऑपोज़िशन ये कहता है कि एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज़ ऑपोज़िशन का जो वोटर है, उसको कम करने, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हराने की कोशिश है। आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, हमारा वोटर जा रहा है।
नहीं, देखिए ध्वस्त तो नहीं है। एक क्योंकि मशीनरी सरकार की है और सरकार दोनों जगह सेंटर और स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी नीयत पे तो शक बनता है। और शक सिर्फ़ इस आधार पे है कि पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं कि क्लेरिकल जॉब में लोगों की जानें जा रही हैं। हुँ। डेस्क जॉब्स में लोगों की जान जा रही है। ऐसी क्या आफ़त है कि इतना कम टाइम दिया गया? बीएलओज़ का आप ज़िक्र कर रही बीएलओज़ हैं। की जो डेथ्स हुई हैं, हम पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि क्लेरिकल जॉब में लोग इतने दबाव में हैं काम के कि कोई हार्ट पेशेंट है, उनको अटैक आ रहे हैं, किसी वजह से आत्महत्या भी हुई हैं। तो इतने दबाव में काम लेने की क्या ज़रूरत है? हमारे चुनाव में अभी 1 साल का वक़्त बाकी है और इतनी जल्दबाज़ी में जो ये कराया जा रहा है, वहाँ पर इनकी नीयत पर शक होता है। बात सिर्फ़ जो विपक्ष की तरफ से बात है, वो सिर्फ़ ये है कि इसको एक आराम के प्रोसेस से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेकर भी कराया जा सकता था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि जिस वक़्त को इन्होंने चुना, ये बहुत ही धरातल से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं कि जो वक़्त इन्होंने चुना वो हमारे यहाँ साया कहते हैं उसे, हुँ, तो शादियों का वक़्त था। हुँ। सभी लोग आपस में रिश्तेदारियों में इधर-उधर जाना-आना सभी का चल रहा था। उस दौरान आपको एक ऐसा रिगरस वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है और उसमें एक टाइम लिमिट इतनी सख्त है, तो इन सब चीज़ों से शक बनता है। लेकिन वोट किसके कटे हैं या नहीं कटे हैं, ये फ़ैसला सेकंड फ़ेज़ के बाद होगा मेरी नज़र में। पर इनकी सिर्फ़ इसी वजह से कि इतनी जल्दबाज़ी क्यों है? अगर आपकी नीयत साफ़ है और अगले साल चुनाव भी नहीं होना है, और 2027 में 27 में होना है। चुनाव है। जी, तो इतनी जल्दबाज़ी क्यों है? क्यों है? लेकिन मुझे बताइए इकरा ईमानदारी से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑपोज़िशन, क्योंकि ये सवाल सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पूरा इंडिया ब्लॉक एसआईआर को लेकर मुद्दा उठा रहा है, बल्कि मुझे लगता है पिछले कई महीने में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, बिहार चुनाव में भी रहा। इसमें आपकी पार्टी ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी लिया इस मुद्दे में। लेकिन बिहार चुनाव से पहले ये मुद्दा जिस तरह से एक आम जन का मुद्दा बन चुका था, मैं खुद बिहार गई जब बिहार ये वोट अधिकार यात्रा के दौरान, और मैंने देखा कि काफ़ी एक जन-जन तक ये बात पहुँच रही थी और एक तरह के मास मूवमेंट की शक्ल ले रहा था। लेकिन उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ और उसमें ये एक नॉन इश्यू बन गया। इतनी बहुत ह्यूमिलिएटिंग एक तरह से डिफीट हुई ऑपोज़िशन की, पूरे इंडिया ब्लॉक की। उसके बाद कुछ हफ्ते बाद राहुल गांधी आते हैं, गांधी मै यहाँ मैदान में, रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करते हैं। उसमें कुछ हज़ार लोग पहुँचते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये? तो जो बिहार में एसआईआर हुआ, उसमें मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें, मुझे लगता है कि जो 70 लाख के करीब जो वोट कटे हुए थे, उनकी रेक्टिफ़िकेशन हो नहीं पाई थी और उसी स्थिति में हम लोग चुनाव में उतर गए थे। मुझे लगता है पर्सनली मुझे लगता है कि उस चुनाव का हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए था क्योंकि कोई चीज़ जिसका आप इतना विरोध कर रहे हैं और वो चीज़ ठीक नहीं हुई है और फिर आप उसी के मैदान में उतर गए हैं, तो एक जो चुनाव पहले से ही बायस था, उसमें हम उतर गए लड़ने के लिए, हालाँकि हम उसका आखिरी वक़्त तक विरोध कर रहे थे। तो मेरी अपनी राय ये है कि कोई ना कोई कदम हमें भी ऐसा उठाना पड़ेगा जो नॉर्मल उससे अलग हो। तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कई लोग चर्चा भी करते हैं, मेरी अपनी भी राय ये थी कि विपक्ष को आई थिंक बिहार का चुनाव पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं उठाता है, चुनाव के बहुत नज़दीक महिलाओं को इतने-इतने पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमारी जो चुनाव की नींव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ये ना फ्री रह गया है, ना फेयर रह गया है। तो आई थिंक एक स्टर्न स्टेप, एक रिजिड स्टेप हमें लेना चाहिए था, जो शायद जहाँ पर हम चूक गए। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। जी। आप कह रही हैं कि जब आपको सामने ये दिख रहा था कि जिस सिस्टम की बात हो रही है, वो सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, उस पूरी प्रक्रिया पे ही विश्वास नहीं है, जिस प्रक्रिया में आप भागीदार हैं, तो ऐसे में चुनाव को बॉयकॉट करना चाहिए था। जी। ये गलती हुई? मुझे लगता है सो ऐसा। वाज़ दैट अ राइटिंग ऑन द वॉल कि हम यहाँ जीत ही नहीं पाएगा ऑपोज़िशन इंडिया ब्लॉक? देखिए चुनाव के वक़्त एक माहौल बनता है जिसमें अ, एक एनर्जी आ जाती है लोगों में, तो दोनों ही तरफ पक्ष में, विपक्ष में एक वो चुनाव का माहौल अलग होता है। उसमें आदमी सोचने लगता है कि शायद शायद हो जाए, शायद निकल जाए, मेरी रैली में इतनी भीड़ है, मुझे इतने लोग सुनने आ रहे हैं। तो वो एक धारणा वो चुनाव के वक़्त का जो ज़हन होता है, वो बहुत अलग होता है।
तो उसमें घिर गए। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले की जो सोच थी, जब ये वोट अधिकार रैली निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी, और उस टाइम जो सब लोग सोच रहे थे कि जिन वोटों के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं, उन वोटों का कोई करेक्शन नहीं हो पाया हुँ। है। तो उसी थॉट पे अगर हम बरकरार रहते और चुनाव की उस गहमा-गहमी में ना उलझते, तो मुझे लगता है कि शायद हम इस मूवमेंट को और मोमेंटम दे सकते लेकिन ये तो थे। बहुत बड़ी बात हो जाती है इकरा, कि अगर मान लेते हैं कि बिहार चुनाव ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहता। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ये तो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है। दूसरी बात, चुनाव तो एक-एक करके राज्यों में होने हैं, बिहार के बाद बंगाल और फिर अगले साल और भी 4 और राज्यों में, यानी जी, 5 राज्यों में जी। चुनाव होने। फिर सबसे अहम आ जाएगा चुनाव उत्तर प्रदेश का। तो ये तो एक, यानी कि मैं कहूँगी एक तरह का एक आइडियोलॉजिकल और एक ये प्रिंसिपल बेस्ड, यानी एक पॉलिसी डिसीजन सारे ऑपोजिशन को बैठ के लेना था। जी, आप इस बात से सहमत हैं? जी। तो मुझे ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा है, अभी मुझे लगता है इसका 1 हफ्ता और बाकी होगा, क्योंकि एक्सटेंशन मिला उसको 2 हफ्ते का, 1 हफ्ता और बाकी होगा। अगर अभी तक जो हो रहा है, पहला जो ड्राफ्ट आया है, आप उससे सहमत हैं या नहीं? जी, अभी कुछ कह जैसा मैंने कहा, जो असली प्रतिक्रिया है हम लोगों की, वो सेकंड फ़ेज़ के बाद ही आ पाएगी। क्योंकि अभी एक प्रोसेस हो अभी जैसे हमने जो धरातल पर देखा है, तो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है, जिनके नहीं आ रहे हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में डाला जा रहा है, जिस कैटेगरी की वेरिफ़िकेशन सेकंड फ़ेज़ में होगी। तो वो जो कैटेगरी है, अभी उस पे कुछ कहा नहीं जा जिसको सकता है। नो मैपिंग शायद कहा जाता है, जी, जो लिंक नहीं कर पाते, यानी कि जी। आपके पास नहीं है फॉर्म डॉक्यूमेंट। सी हाँ, अब आपको फॉर्म और सी ज़्यादा में। डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको। जी, हाँ। आप उस प्रक्रिया में नहीं हैं। नहीं, इसमें कुछ नए वोटर्स भी हुँ, हैं। इसमें जो शादी करके जो महिलाएँ आई हैं, जिनको ट्रेस नहीं आप कर हुँ। सकते हैं, तो वो वाले वोटर्स हैं जिनको अलग-अलग तरीके की वेरिफ़िकेशंस देनी होगी। तो जब तक वो प्रोसेस उस प्रोसेस में क्या होता है, वो असली नियत को उभर कर लाएगा कि इनकी नियत क्या है। अभी तक तो एक रेगुलर प्रोसेस के रूप में ये चला है। अब जो आगे होगा, उसमें हमें पता चलेगा कि इनकी असली नियत क्या है। और अब ये वेस्ट बंगाल का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया है, और सबसे ज़्यादा हैरानी आपको मालूम है इस बात को लेकर हुई कि इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। वेस्ट बंगाल, मुझे लगता है कि आखिरी 2 किले बचे हैं जिसको ये भगवा राजनीति भेदना चाहती है, जिसमें वेस्ट बंगाल है और दूसरा है केरला। केरला। केरला हो सकता है असंभव लगता हो, लेकिन वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल असंभव नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि अब गया और तब गया, इतना इस तरह से मुहाने पर है। उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट का जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि जो रूरल मुस्लिम्स हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं, और उनके नो मैपिंग यानी अनमैप्ड, यानी कि वो लोग जो कि इस दायरे से बाहर निकलेंगे, उनकी तादाद सबसे कम है पूरे वेस्ट बंगाल में। और सबसे ज़्यादा जो तादाद है उन लोगों की जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसको बहुत ज़्यादा हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि वो लोग हैं जिनको हम बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी कहते हैं। वो बेचारे लोग जो वहाँ 1971 और उसके बाद के सालों में वहाँ परसिक्यूशन सह रहे थे और किसी तरह से बच-बचा के यहाँ पश्चिम बंगाल आ गए। 2002 कट ऑफ लिस्ट है, हम जानते हैं, 23 हुँ, साल पहले की, और उस वक़्त में ज़्यादातर ये मटुआ कम्युनिटी के जो लोग थे, ये वोटर्स नहीं थे। हुँ। तो जिनके लिए पूरा सीएए कानून बनाया गया कि हम उस परसिक्यूशन से बचाना चाहते हैं उनको, ये पूरा प्रिटेंड किया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हुँ, और जो रूरल मुस्लिम है उसके पास सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। हुँ। आप हैरानी हो रही है आपको इस बात की जान जी, के? बिल्कुल। और मतलब हैरानी नहीं, सभी जगह कुछ ना कुछ इसी तरह के हालात दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आदमी बहुत डर जाता है, तो अपनी तैयारी भी और मज़बूत करता है। हुँ। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रक्रिया ऑनेस्टली, जब मैं छोटी थी, स्कूल में हम पढ़ते थे, तो हमने इंडिया को हमेशा बिग ब्रदर के रूप में पढ़ा था। फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया की हमेशा एक बिग ब्रदर के रूप में थी कि हमने हिज़ होलीनेस दलाई लामा जी को यहाँ पे मतलब शेल्टर अच्छा दिया। वाला बिग ब्रदर, हाँ। अच्छा बड़ा भाई जी, या जी, डराने अच्छा वाला बड़ा बड़ा भाई, भाई? अच्छा बड़ा भाई, अच्छा। जो सबको अपने अंदर समेट हुँ, लेता हुँ, था, हुँ, जो हुँ। सबके लिए अपनी बाहें खोल के, अपने दरवाज़े खोल के रखता था। और मुझे लगता है कि उसमें एक प्रोसेस होता है सभी देशों का, कि कौन लोग वोट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे भी बहुत से लोग दूसरे देशों में रहते हैं, वो वहाँ वोट नहीं कर सकते, लेकिन एक गरिमा के तहत वो रहते हैं। उन्हें कोई घुसपैठी नहीं कहता, उन्हें कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। तो मुझे लगता है कि
हमारी जो गरिमा थी पूरे वर्ल्ड में और जिस सम्मान के साथ हमारे देश को देखा जाता था ग्लोबल साउथ में या वर्ल्ड में, वो सम्मान हमने कहीं न कहीं इन अल्फाज़ों से खो दिया कि हम उन्हें वोट नहीं करने देना। वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप उन्हें अलग कर सकते थे कि ये वोटर्स नहीं है, लेकिन उनको घुसपैठी कहना, उनको तरह-तरह के नाम से पुकारना, ये किसी भी इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे इस बात से बहुत शर्मिंदगी अपने देश के नागरिक होने के नाते होती है कि कि हमारे कुछ जो एक लोग एक रुतबा जो होता था हमारा एक भारत होने के नाते। जी, हुँ। और कुछ लोग ऐसे हमारे देश की हुकूमत पे बैठ गए हैं जो इस तरीके से हमारे देश की इज़्ज़त को तार-तार कर रहे हैं। तो उस वजह से बड़ी अफ़सोस की बात है। मुझे लग रहा है आप ये नहीं मानती हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है? जी, देखिए सब चाहेंगे कि बने, लेकिन मैं बहुत लॉजिक और रियलिस्ट एक इंसान हूँ और हमें पता है कि पर कैपिटा इनकम में अभी मैं हाल ही में हम पार्लियामेंट की एक डेलीगेशन से जापान गए थे और मैं वहाँ का वाक़या आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो हमारे साथ लोग थे, हम लोगों ने बहुत बखान किया कि हम जापान को पीछे छोड़ के और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह हमने ले ली है। तो वहाँ पर एक बहुत ही मज़ाकिया तौर पे वहाँ के एक सांसद ने कहा कि लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में हम लोग आगे हैं। तो वो इतना बड़प्पन हाँ, अपने आप का नहीं दिखाना चाहिए, हकीकत से भी वाबस्ता रहना चाहिए। आप तो इस तरह से कह रही हैं कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन्होंने कहा कि उनको पता भी नहीं कि एक्यूआई और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है। तो जी। हम अब इस तरह से विश्व गुरु नहीं बन पाएँगे हम। बिल्कुल नहीं बन पाएँगे। आज मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी एंड एक्नॉलेजमेंट गोज़ हैंड इन हैंड। तो अगर हमें पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारी ख़ामियाँ क्या हैं। जब हम अपनी ख़ामियों को एक्नॉलेज करेंगे, उनके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, तभी जाकर हम कुछ कर पाएँगे बेहतरी तो के। यानी हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, समस्या मैनेज होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आपसे आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, हल्के-फुल्के सवाल पूछना चाहती हूँ। तो आप तो काफ़ी मसरूफ़ हो गई हैं पिछले 1 साल में, आपने अपनी सुध ली कि क्या हो रहा है? कुछ वक़्त अपने लिए निकाल पाती हैं? जी, काफ़ी कम हो गया है वो वक़्त, तो पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे काम में हूँ और मुझे बहुत हड़बड़ी है कि ये मेरे कुछ साल हैं, 3-4 साल हैं और ये मैं ईमानदारी के साथ इसमें काम कर पाऊँ। आगे का कोई पता नहीं है कि आगे ये मौका फिर से मिले या ना मिले। तो मैं सिर्फ़ एक वो बाय द वे नाम नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों से मेरे क्षेत्र के लिए कुछ हो जाए, कि मुझे अगले कई सालों तक ये तसल्ली रहे कि जो मौका मुझे मिला था उसमें मैंने कुछ कर दिया। यानी जो लोग कहते हैं कि भई आपका चूँकि पूरा परिवार ही राजनीतिक है, आपकी फ़ैमिली में कई मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स रहे, 3-3 जनरेशन पहले से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स रहे, आप सिर्फ़ उस तरह से एक एक बेटी पार्लियामेंटेरियन बल के नहीं, बल्कि अपने खुद के दम पर आप काम करना चाहती हैं। जी नहीं, ऐसी मेरी सोच नहीं है। मेरी राजनीति में रुचि ही मेरे वालिद की वजह से है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे उनके नाम से पुकारा जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो हर रोज़ मुझे उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं लोगों से, तो उसी के लिए मैं जीती हूँ और वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि भले ही इसे नेपोटिज़्म कह लें या कुछ भी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे उस चीज़ से अलग देखा जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मुनव्वर हसन की बेटी के रूप में ही हमेशा जाना जाए, जब तक मेरी राजनीति में मेरा जितना भी वक़्त है और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, बुरी बिल्कुल नहीं लगती और उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने लोगों के लिए। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ कि मुझे भी आज एक्सेप्टेंस जो मिली है, वो उनके काम की वज़ह से, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। तो आप ये कबूल कर रही हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं, जी, आपको ये प्रिविलेज बिल्कुल मैं मिला। प्रिविलेज्ड हूँ और मैं एक नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट हूँ। बट हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लेकिन मैं किसी ज़बरदस्ती के रास्ते से नहीं आई। मैं एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आई हूँ। मैंने किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती वोट नहीं डलवाया। लोगों ने अपनी खुशी से कुछ देख कर, कुछ परख कर कुछ सोच कर मुझे वोट दिया है। तो वो भी एक फैक्टर है। हम हमेशा इस डिबेट में ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से आए हैं। हुँ, हम कोई किसी पर दबाव बनाकर या किसी ऐसे रास्ते से और नहीं आए। नॉमिनेट नहीं किया गया, आपको जी, इलेक्ट बिल्कुल। किया गया है। जी। दोस्तों वगैरह से मिल पाती हैं? क्या पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले, एमपी बनने से पहले जो दोस्त थे, अभी भी हैं वो लोग?
ऐसा मेरे ज़हन में तो है कि वो लोग हैं, शायद उनके लिए मैं ना रही हूँ, क्योंकि अब मेरी मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुछ जो दोस्त होते हैं जिनको किसी भी टाइम आप मिल सकते हैं, उनके साथ वो फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती, तो वो अभी भी हैं। और इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। फ़िल्में देखती हैं आप? जी, फ़िल्में देखते हैं। कोई हाल ही में कौन-सी फ़िल्म देखी आपने? द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली मैंने ना, अभी मैंने रिसेंटली देखी नहीं, देखी थी। मैंने सुना बहुत है। जी। धुरंधर नहीं देखी आपने? नहीं देखी, क्योंकि बहुत लंबी पिक्चर बताई जा रही है और थिएटर में लगी है, तो ऑनलाइन आएगी कभी, तो कभी वक़्त हुआ तो देख लेंगे। अब उतना वक़्त नहीं होता है कि थिएटर में जाया जाए, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ सुना है, तो एंड आई ऑल्सो लाइक टू जज एवरी मूवी ऑन माय ओन। तो मुझे देख के ही मैं जज करती हूँ, तो कभी आएगी तो ज़रूर तो देखेंगे। कहा जा रहा है, मैंने तो देखी है फ़िल्म, मैंने काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ भी किया फ़िल्म को कि किस तरह से इतने बड़े पर्दे पर इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है कि हमें ज़्यादा एक अग्रेसिव और बहुत ही यानी वायलेंस जब हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्र के तौर पर और फ़िल्म भी सुपर हिट हो जाए। जी। यानी फ़िल्म मेकर्स कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हुँ, अगर लोग देख रहे हैं तो एक तरह से वैलिडेशन मिलता है फ़िल्म वैलिडेशन। मेकर को। और काफ़ी हद तक उसमें मुस्लिम स्टीरियोटाइपिंग भी की गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना मुसलमानों पे साधा गया है, उनके प्रतीकों पर। आपको लगता है कि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल में मोदी जी की कहानी जो लिखी जाएगी इस वक़्त की, उसमें ये भी लिखा जाएगा कि कोई ऐसा प्रोपेगेंडा का हथियार नहीं है जो इस्तेमाल ना हुआ हो? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये वक़्त बदलेगा, और जब ये वक़्त बदलेगा, तो तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वक़्त से, जो हम लोग जिन चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं रोज़ाना, तो वो शायद आगे हम सबके लिए बेहतर कल भी लाएगा। पर ये है कि इस बीच में आप और हम पिस जाएँगे, शायद आने वाली पीढ़ियाँ ये सब ना देखें, उम्मीद है हमें। तो लेकिन हर रोज़ इस तरीके की चीज़ें हैं, हर रोज़ आपको अपने नेशनलिज़्म को प्रूव करना पड़ रहा है, हर रोज़ कोई भी डिबेट हो। आपने कहा कि मुझे बहुत मैं फ़ेमस हो गई हूँ शायद, तो मैं खुद भी सोचती हूँ, और हमेशा ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई इश्यू होता है, जैसे अभी वंदे मातरम का इश्यू था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि मुस्लिम कोई क्या कहेगा इस बात पे। तो इस तरीके की बातें आती हैं, तो उस वजह से हम पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। और ये डिबेट इतना पॉइंटलेस था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगीत है, था और रहेगा। इसमें डिबेट की कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ों पे जब आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट देना पड़ता है, आपके ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है, तो एक अलग तरह की असहजता महसूस होती है कि मुझे वो बातें कहनी पड़ रही हैं, जो शायद किसी एक दूसरे मज़हब के पार्लियामेंटेरियन को नहीं कहनी पड़ती होंगी। और महिला होने के नाते भी। जी, महिला होने के नाते भी बहुत सारी चीज़ों से ऐसे गुज़रना पड़ता है कि आपको टारगेट कई एंगल से किया जाता है। तो मुझे लगता है आज के वक़्त में भी एक महिला नेता होना अपने आप में बहुत मुश्किल लेकिन काम है। अक्सर इस टेस्ट में पास हो जाती हैं आप। आपको बहुत इम्तिहान पिछले 1 साल में देने पड़े, लेकिन पास हो जाती हैं। आपने मुझे बताया था पिछले इंटरव्यू में कि जो ये कपड़े आप पहनती हैं, एक तरह से वर्क ड्रेस है आपके लिए, कि ये पहन लिया एक आँचल और पहन लिया आपने कपड़े पहने। जब आप वर्क ड्रेस नहीं पहनती हैं, तो क्या पहनती हैं? आपको क्या पसंद है? क्या रंग पसंद है? किस तरह से सजना पसंद है? क्या सजती हैं आप? जी, मुझे बचपन से ही मतलब मेरा बहुत हुनर, आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ स्किल। घर को सजाना, खुद को सजाना, इसमें भी एक आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, जो मेरे अंदर बचपन से नहीं रहा है, नहीं है। नहीं रहा है। यू तो डिसअपॉइंटेड मी। तो व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, तो मेरा बहुत टॉमबॉयिश नेचर था उस वक़्त। तो उस तरह की मैं थी। अब धीरे-धीरे थोड़ा बहुत आई कैन वेयर लिटिल इयररिंग्स लाइक दिस, बट आई कैन नॉट वेयर बिगर वन्स। तो ऐसी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैं सीख रही हूँ अभी भी। और गले में नेकलेस वगैरह पहनना हो, इसके नहीं। अलावा मैं और कुछ और नहीं। इससे ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती जितना जी, अभी जी, लगाया है। जी। चाहे शादी में भी जाना हो किसी, जी, बर्थडे पार्टी में आई जाना डोंट हो। थिंक आई हैव दैट फेस जिस पे मेकअप अच्छा लगता है पर्सनली। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और अब मेरी बहन है, तो एक घर की हमारी शादी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि अब हमें तुम अच्छी ही नहीं लगती हो बिना दुपट्टे के, क्योंकि हमें आदत हो गई है उस तरीके से देखने की। और फॉर मी फ्रैंकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से मुझे उन चीज़ों का उतना शौक या दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं अब करता है। अब मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैंने कदम बाहर निकाला है तो अपने आप मैं ऐसे ओढ़ लेती हूँ,
तो इट हैज़ बिकम हैबिचुअल फॉर मी। उसके अलावा मुझे बस घर पे रहकर मैं ऐसी हूँ कि मैं पूरे दिन घर पे रह सकती हूँ। अगर मुझे ऑफ मिले तो मैं कहीं घूमने नहीं जाना चाहूँगी। मैं घर पे रह के, अपने बेड पे रह के पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं बिता सकती हूँ। वाह! क्या बात है, ये भी लग्ज़री है आपके लिए जी, शायद। ये अब ये लग्ज़री है। बताइए कि क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं, किसी में पार्टिसिपेट करती हैं? या अगर माना आपके ये 3 दिन 1 हफ़्ता बन जाए, तो फिर तो थोड़ा घूमना चाहेंगी आप। या मान लेते हैं कोई छुट्टी वेकेशन पे जाना चाहें आप, तो क्या पसंद है आपको घूमना और क्या किसी स्पोर्ट्स वग़ैरह में भाग लेती हैं? लिखती-पढ़ती हैं कुछ, क्या करती हैं? जी, मैं स्पोर्ट्स बचपन में काफ़ी स्पोर्टी थी। मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ अपने स्कूल में, और मैं बास्केटबॉल में थी। हम स्टेट, ज़ोनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम खेले हैं। मैं टीम में थी और मैं स्विमर रही थी बचपन में, वाह! और छोटे में। आई वाज़ अ नेशनल स्विमर। तो मैं क्लास 6-7 तक मैंने स्विमिंग करी है। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। फिर मैं बास्केटबॉल बहुत खेलती थी, और बैडमिंटन, और इस तरह मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में स्कूल के टाइम में एक्टिव रहती थी। कॉलेज में जैसे होता है, छूट जाता है, उतनी रुचि नहीं रहती है। इसके अलावा आई लाइक टू रीड, एंड आई लाइक टू बी परसीव्ड एज़ समबडी हू रीड्स। तो ये तो तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो स्टूडेंट हैं आप, ऐसा लग रहा है वो बोल रही हैं। नहीं। कम दर्शकों को ये पता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गई जी, थीं जी, जी। और आप तो शायद एक डॉक्टरेट भी करना चाहती थीं आप। जी, पीएचडी। जी, अभी भी आज बल्कि मैं अपनी एक प्रोफ़ेसर से मिली, तो उम्मीद है, आगे इरादा है मेरा कि हुँ। हम करेंगे इंशाल्लाह। किताब हमेशा मेरे एक बैग में रहती है, कोई भी किताब हो, तो वो खुले ना खुले, पर वो रहती ज़रूर है सेफ साइड। तो आजकल सिर्फ़ फ़्लाइट में खुल पाती है, क्योंकि ज़हन इतना हर चीज़ में हुँ। रहता है। तो आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू वॉच मूवीज़ और शोज़, और वही बहुत साधारण शौक है मेरे। अ, बस आखिरी सवाल अब आपसे। जो बात बताया जा रहा है कि मोस्ट एलिजिबल जो बैचलर्स हैं उनमें से आप एक हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भई कब जो है वो 1 से 2 बनेंगे? और अगर मैं पारंपरिक रूप से कहूँ तो घर कब बसाएँगी इक़रा? कोई ज़िंदगी में आपके कोई ख़ास है क्या बहुत जल्द में कुछ करने का इरादा है? जी नहीं, ना कुछ है, और अभी फ़िलहाल इरादा भी नहीं है, और फ्रैंकली टाइम भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता अभी क्या आगे होगा, पर जैसे ही होगा, आई डोंट थिंक ये चीज़ें छुप जाती हैं या छुपानी होती है। इस ये जवाब बहुत लोग सुन रहे हैं तो आप सोच समझ के जवाब दीजिए। जी। बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ेंगे आप ये जवाब देकर। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरफ अभी मेरा ज़हन नहीं है, और मेरे घरवालों का भी नहीं है, मुझे लगता है, वरना घरवाले बहुत दबाव बना देते हैं। पर मेरे घरवाले इस तरीके के किसी दबाव के इरादे में मुझे दिखाई नहीं देते। तो जब भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मेरी काफ़ी कहना नहीं चाहिए, पर आई डोंट थिंक आई आई माइट इवन डू इट। तो राहुल गांधी बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं आप? जी, मायावती जी। तो अभी कुछ सोचा नहीं है इस तरीके से। अगर होनी होगी तो वो भी हो सकती है, नहीं भी हुई तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ये ओके। तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप जी, जो करें। बहुत-बहुत शुक्रिया इक़रा जी, आप स्टूडियो में आईं, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तमाम बातें की और पहली बार आप फिर से नए सिरे से आपको एक अलग तरीके से जानने का मौका मिला। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।